हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपके लिए 12th क्लास ज्योग्राफी भूगोल विषय के लिए यूनिट सेकंड विश्व की प्रमुख प्रजातियां उस टॉपिक के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंने मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाया है मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ यूनिट फर्स्ट। अपनी जो यूनिट फर्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, मॉडल पेपर सेकंड अपना यहाँ पर फर्स्ट पहले हमने डाल दिया और आज सेकंड डाला है मैंने। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, जिससे आपको जैसे हम इधर से क्लास अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, हमारे चैनल का प्रमुख उद्देश्य है कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो एग्ज़ाम पैटर्न चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट उपलब्ध करवाना, टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाना। और जैसे अपनी टेस्ट सीरीज खत्म होगी, यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज आपको हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे। और जैसे ही टेस्ट सीरीज खत्म होगी फिर आपको 5 मॉडल पेपर उपलब्ध करवाएंगे आपको। तो चलो देख लेते हैं अपन अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों, आधुनिक मानव भूगोल के बारे में बात की जाए कि इसके जन्मदाता कौन थे तो अपना ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, रेड जेल। किसको माना जाता है? रेड जेल महोदय को माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पर। दोस्तों, आपको इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको आप अपनी टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन अपना यहाँ पर, नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए दोस्तों, नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे नवनियतिवाद के प्रवर्तक? ग्रिफिथ टेलर। अपना ऑप्शन आ सही हो जाएगा यहाँ से, ग्रिफिथ टेलर। थर्ड क्वेश्चन अपना, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव व विकास मुख्यतः किस शताब्दी में हुआ था? तो मानव भूगोल का विकास किस शताब्दी में हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा अपना यहाँ पर, द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किस विचारधारा में प्रकृति को प्रधानता दी गई है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास निश्चयवाद विचारधारा। निश्चयवाद विचारधारा में किसको प्रधानता दी गई है? प्रकृति को प्रधानता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर अपन ऑप्शन की बात कर लेते हैं, मैकिंडर, ग्रिफिथ टेलर, ईसी सैम्पुल और हम्बोल्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन बात करेंगे ऑप्शन ए की बात करेंगे। ऑप्शन ए मैकिंडर को अपन काटेंगे और यहाँ से अपन ए के अंतर्गत लेंगे यहाँ पर ई स्टिंगटन। ई स्टिंगटन ये पुस्तक किसकी है? ई स्टिंगटन की पुस्तक है। मैकिंडर आपको गलत ऑप्शन दे दिया गया और तो इसको काट के आप यहाँ पर क्या कर लोगे? ई स्टिंगटन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6, कोसमोस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, कोसमोस पुस्तक के लेखक अपने हम्बोल्ट। ए ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उसमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है के मूल तथ्यों को किस नाम से जाना जाता है? देखिए यहाँ पर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7 के अंतर्गत तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कौन सी विचारधारा थी? संभववाद विचारधारा थी। संभववाद विचारधारा किस विचारधारा के अंतर्गत बात करें अपन यहाँ पर? संभववाद विचारधारा के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा अपना यहाँ पर बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में बी आंसर से हो जाएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 8, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, रुको और जाओ निश्चयवाद निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए दोस्तों, ये किसने प्रस्तुत किया था यहाँ पर? तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। सी ऑप्शन से हो जाएगा। ये थे आपके लिए 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बात करेंगे अपने यहाँ पर अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, विडाल डी लाब्लास कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो विडाल डी लाब्लास कौन थे? ये थे विडाल डी लाब्लास एक फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने किसकी नींव रखी थी? संभववाद की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, एंथ्रोपियो ज्योग्राफी पुस्तक किसने लिखी?
तो किसने लिखी थी? एंथ्रोपोजियोग्राफी फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी थी दोस्तों। रेडजेल इसका पूरा नाम है फ्रेडरिक रेडजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए दोस्तों, भूगोल का जनक किसे माना जाता है, या यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकते हैं आपके लिए कि हिकेटियस को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे माना जाता है? हिकेटियस को। लेकिन क्यों माना जाता है इसके बारे में बात करेंगे अपन। क्योंकि इन्होंने क्या क्या किया था? हिकेटियस महोदय ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित किया था। जो ज्ञान उपलब्ध था उसको इन्होंने क्या किया था? व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित किया था इन्होंने, इसलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, भूगोल की आधारभूत शाखा किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल की आधारभूत शाखा किसको माना जाता है? तो दोस्तों, भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है मानव भूगोल। किसको माना जाता है? मानव भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, रेडजेल के अनुसार भूगोल क्या है? रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा की बात करेंगे तो मानव भूगोल की परिभाषा रेडजेल महोदय के अनुसार बात करें तो रेडजेल महोदय ने बताया था कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, और यही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। किसके अनुसार बात की अपनों ने यहाँ पर? रेडजेल महोदय के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटकों के नाम लिखिए। दोस्तों, जो मानव भूगोल है, इस मानव भूगोल के 3 संतुलन घटक माने गए हैं। वह है, पहला है अपना जैविक, सेकंड है अजैविक, और नंबर 3 है सांस्कृतिक घटक। कितने हो गए? 3 घटक हैं। पहला है जैविक, दूसरा है अजैविक, और नंबर 3 है यहाँ पर अपना सांस्कृतिक घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर, आचरण परक विचारधारा क्या है? तो देखिए दोस्तों, आचरण परक विचारधारा की बात की, आचरण परक विचारधारा के बारे में बात की जाए तो आचरण परक विचारधारा के अनुसार क्या होता है? मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय, जो मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करता है उस समय, मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय होते हैं वो यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्रण, ठीक है ना। और इस मानसिक मानचित्र, इसको अपन बात करेंगे, आचरण पर्यावरण पर आधारित होते हैं, और यही आचरण परक विचारधारा है। दोस्तों, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आचरण परक विचारधारा के अनुसार मनुष्य आर्थिक क्रियाएं करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर ही विचार नहीं करता, बल्कि उसके अधिकांश निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्रण पर आधारित होते हैं, और इसी विचारधारा को आचरण परक विचारधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे दोस्तों अपन यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, नियतिवाद में डॉट 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 को अधिक प्रभावी माना गया है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? तो देखिए, नियतिवाद में प्रकृति को, ठीक है ना, नियतिवाद में प्रकृति को अधिक प्रभावी माना गया है, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा अपना प्रकृति। ठीक है, चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन, रिक्त स्थान खाली यहाँ पर फिर भूगोल और के रूप में हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे अपन, देखते हैं 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन सांस्कृतिक भूगोल, यहाँ पर क्या आएगा? सांस्कृतिक भूगोल, और किस में होता? आर्थिक भूगोल के रूप में हुआ था। तो यहाँ पर सांस्कृतिक भूगोल आ जाएगा, यहाँ पर आर्थिक भूगोल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जीन ब्रुन्स के अनुसार भूगोल का केंद्र बिंदु है। जो जीन ब्रुन्स महोदय थे, इन जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार भूगोल के केंद्र बिंदु की बात की जाए कि भूगोल का केंद्र बिंदु क्या माना जाता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? स्थान। जीन ब्रुन्स महोदय के अनुसार भूगोल का केंद्र बिंदु क्या माना जाता है? स्थान माना जाता है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? स्थान माना जाएगा, फेलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 अपना यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करने अपने को, तो यहाँ पर आएगा भौतिक भूगोल। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? भौतिक भूगोल। भूगोल की वह शाखा है जिसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना? फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल आ जाएगा। यहाँ पर राइट क्या क्या हो जाएगा? भौतिक भूगोल। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर खंड ब के अंतर्गत बात करेंगे मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्र बताइए। मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे नंबर 1 उपक्षेत्र की बात करेंगे आर्थिक भूगोल। नंबर 2 की बात करेंगे दोस्तों अपन राजनीतिक भूगोल। नंबर 3 की बात करेंगे सामाजिक भूगोल। नंबर 4 की बात करेंगे सांस्कृतिक भूगोल। और नंबर 5 की बात करेंगे अपनी यहाँ पर चिकित्सा भूगोल। तो मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्र कौन कौन से हो गए? एक बार फिर ध्यान से सुना। आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15, मानव भूगोल से आपका क्या आशय है कि मानव भूगोल के बारे में आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपको किसी एक या दो विद्वानों के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखनी है और इसको स्पष्ट करना है। मानव भूगोल को स्पष्ट करना है कि इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव भूगोल को परिभाषित करें रेडजेल महोदय के अनुसार, अपन यहाँ पर परिभाषा लिखना चाहिए। तो रेडजेल महोदय ने क्या परिभाषा दी थी? देखिए, रेडजेल महोदय के अनुसार बात की जाए यहाँ पर, तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। और जो रेडजेल महोदय ने परिभाषा दी गई थी, इस परिभाषा में भौतिक पर्यावरण और मानवीय तथ्यों पर इन्होंने अधिक बल दिया था। सेकंड बात की जाए यहाँ पर विडाल डी लाब्लास के अनुसार बात कर लेते हैं कि उन्होंने भूगोल की क्या परिभाषा दी थी। तो देखिए, विडाल डी लाब्लास ने भूगोल की परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल पृथ्वी, ठीक है ना, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषित ज्ञान शामिल है। इनके अनुसार बात कर ले उन्होंने। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं एलन कुमारी चर्चिल सैम्पुल के अनुसार, इन्होंने भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा था कि मानव भूगोल, ठीक है ना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ध्यान से सुनना। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और इसको किस नाम से जाना जाता है? मानव भूगोल के नाम से इसको जाना जाता है। और मानव भूगोल के अंतर्गत बात की जाए कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव और धरातल का, मानव और उसके धरातल का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि मानव और उसके धरातल के बीच में कौन कौन से संबंध पाए जाते हैं। उन सबका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और मानव भूगोल के प्रमुख उद्देश्य की बात करेंगे अपन यहाँ पर कि मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य मानव भूगोल में वातावरण और मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? मानव भूगोल कहलाता है। और यह इसका प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए कि जो मानव भूगोल है, इसका प्रकृति में मानव की विभिन्नताओं को समझना, जो प्रकृति है, इस प्रकृति में मानव की क्या क्या विभिन्नता है और इसी को किस नाम से जाना जाता है? मानव भूगोल के उद्देश्य के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर बात करते हैं अपन कि जो मानव भूगोल है, इसके विशेष क्षेत्र में किन किन तथ्यों को शामिल किया गया है। तो मुख्य रूप से 2 तथ्य होते हैं, जनसंख्या और उसकी क्षमता। सेकेंड है प्रदेश की जो प्राकृतिक संसाधन है उनको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16, मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बात की जाए, क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र, नहीं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे अभी अपन कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है। तो मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बात की जाए तो मानव भूगोल की प्रकृति का प्रमुख आधार क्या है? भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों पर टिका हुआ है। जो मानव भूगोल की प्रकृति किस पर टिकी हुई है? एक तो भौतिक पर्यावरण पर टिकी हुई है तथा मानव निर्मित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंधों पर टिका है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में वृहत स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। जैसे अपन बात करें यहाँ पर ग्रह, गांव, नगर, सड़कों, रेल मार्गों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व।
जो सांस्कृतिक भूदृश्य के अंग माने जाते हैं। देखिए यहाँ पर बात की जाए कि जो मानव भूगोल की प्रकृति है, इसके अंतर्गत मानवीय क्रियाकलापों को केंद्र बिंदु माना गया है। जो मानवीय क्रियाकलाप है इनको केंद्र बिंदु माना गया है। जो मानवीय क्रियाकलापों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ आदि प्रश्नों को इनको भौगोलिक दृष्टि से इसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। किसके अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं? मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन यहाँ पर, मानव भूगोल का विकास अथवा मानव भूगोल के विशेषत्व। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मानव भूगोल का विकास होता है कितने चरणों में होता? प्राचीन काल में हुआ था, फिर मध्य काल में हुआ था, फिर आधुनिक काल में होता। तो आपको प्राचीन काल के बारे में इसमें लिखना है। जैसे कि प्राचीन सभ्यताएं, प्रारंभिक काल की बात की जाए तो प्राचीन काल के अंतर्गत बात करें तो कि प्राचीन काल में जो प्राचीन सभ्यताएं थी, जैसे सिंधु, सरस्वती, यूनान, मिस्र, चीन आदि सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों को क्या करते थे? विश्वास करते थे, प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करते थे। इसी के साथ वो वेदों में वायु, अग्नि, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर उनकी पूजा अर्चना करते थे। और यूनानी दार्शनिक थेल्स एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति और मानव समाजों का इन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। और दोस्तों, जो अरस्तु थे, अरस्तु महोदय ने वातावरण के प्रभाव के कारण, ठीक है ना, वातावरण के प्रभाव को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया था कि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, इन ठंडे प्रदेशों के मानव बहादुर होते हैं, परंतु जो चिंतन में कमजोर बताया, इनको जो विचार करते हैं, विचारों में क्या है? कमजोर बताया। और जबकि एशिया के लोगों को सुस्त परंतु चिंतनशील बताया। कि एशिया के लोग किस प्रकार के होते हैं? सुस्त होते हैं लेकिन चिंतनशील बताया। इसी के साथ अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं इतिहासकार हेरोडोटस। हेरोडोटस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इतिहास के जनक के नाम से इसको जाना जाता है। और इनके साथ अगली बात की स्ट्रैबो महोदय हुए थे, उनका भी प्राचीन काल में भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। मध्यकाल में अपन बात करेंगे, मध्यकालीन भूगोलवेत्ताओं की बात करेंगे कि इसके अंतर्गत मध्यकाल में नावों का आविष्कार हो गया था, नई नई खोजें हो गई थी, नई नई तकनीकों का विकास हो गया था। और यूरोपीय समुद्री यात्रियों में कोलंबस की बात कर लेंगे, वास्को डी गामा की बात कर लेंगे कि इन्होंने इस क्षेत्र में नवीन खोजें की। उसके बाद आधुनिक भूगोल की बात की जाए कि आधुनिक काल में भूगोल का किस प्रकार विकास हुआ, तो आधुनिक भूगोलवेत्ता की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी भूगोलवेत्ता जैसे हमबोल्ट की बात कर लेंगे, अपन रेडजेल की बात कर लेंगे, रीटर की बात कर लेंगे, फ्रोबेल की बात कर लेंगे, पेसल की बात कर लेंगे, रिस्टोफेन की बात कर लेंगे। और जो फ्रांस में मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास हुआ था। और इस काल में बात की जाए तो रेडजेल, ब्रोन्स, डिमांजिया, डी मार्टोनी, फेब्रे आदि विद्वानों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों, आपको इसके अंतर्गत जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, निबंधात्मक क्वेश्चन आपके लगभग 1 या 2 निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, तो उनको आपको अच्छी तरीके से आपके एग्जाम के अंतर्गत अच्छे तरीके से लिखना है। फिर अगर आगे अपन बात करेंगे, यहाँ पर डी सेक्शन के अंतर्गत बात करेंगे। और डी सेक्शन के अंतर्गत मैं आपके लिए लेके आऊँ इसमें राजस्थान का मानचित्र, कि राजस्थान के मानचित्र में निम्न जिलों को अंकित कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से आपके। इंडिया का आता है एक मानचित्र और एक मानचित्र रहेगा विश्व का। लगभग आपको 6-7 नंबर मानचित्र के फ्री के नंबर मिलते हैं दोस्तों। तो आज इस मॉडल पेपर के अंतर्गत मैं राजस्थान का मानचित्र लेके आऊँ, और राजस्थान के मानचित्र में 4 जिले लेके आऊँ आपके लिए मैं, बीकानेर, बांसवाड़ा, करौली, नागौर। तो इनको मैप में देखते अपन कि बीकानेर कहाँ पर है, बांसवाड़ा कहाँ पर है। नंबर 1 हो गया अपना बीकानेर, सेकंड अपना बांसवाड़ा, थर्ड है करौली, और नंबर 4 अपना नागौर। तो दोस्तों, ये रहा अपना मानचित्र। बीकानेर की बात करेंगे तो बीकानेर आता है अपना यहाँ पर, बीकानेर यहाँ पर। कहाँ पर भरेंगे? बीकानेर यहाँ पर आएगा। उसके बाद अपन बात करें करौली की, और फिर बात करें नागौर की, तो अपना नागौर यहाँ पर आ जाएगा। नागौर के बाद अपन बात करें यहाँ पर करौली की, तो ये करौली यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद अपन बात करें बांसवाड़ा की, तो दोस्तों अपना बांसवाड़ा हो जाएगा, ये अपना बांसवाड़ा यहाँ पर। ठीक है, तो दोस्तों आपके 2 में से 2 नंबर आने चाहिए मानचित्र के अंतर्गत। दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, अपने सभी मिलने वाले सहपाठियों को, अपने फ्रेंडों को, सबको अधिक से अधिक शेयर करना। और बहुत जल्द मैं आपके लिए यूनिट 3 वाला मॉडल पेपर लेके बहुत जल्दी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ दोस्तों।